नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लेट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लेट प्रेप। आज है 24 मई 2025 और जैसा कि आपको पता है हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। हालांकि आज है सैटरडे और आज के दिन शनिवार के दिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं होती हैं, फिर भी हम कुछ न्यूज़ को इसमें डिस्कस करेंगे जो हमारे न्यूज़ के या जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा दिन है आज? तो आज है 24 मई 2025। तो देखो ये वाली जो न्यूज़ है ना, आप लोगों ने यही न्यूज़ अपने सेम इसी इमेज के साथ अपने इंडियन एक्सप्रेस में भी देखी होगी। हर न्यूज़पेपर में ये छपी हुई है क्या समझना कि अभी क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट टू गेटवे फॉर ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया। मोदी जी ने कहा कि जो नॉर्थ ईस्ट जो है ना हमारा इंडिया का, वो क्या है, गेटवे है किसके साथ, एशियन कंट्रीज के साथ ट्रेड करने का। और अभी याद रखना क्या हो रही थी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेसेस द राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 जो कि कहां पर हो रही थी, न्यू दिल्ली में। समझना हुआ क्या है, देखो ये न्यूज़ कहाँ से निकल का ही समझना। पहली बात तो नॉर्थ ईस्ट जानते हो, 7 सिस्टर्स को कहा जाता है, ठीक है। जो 7 सिस्टर्स हैं उनको नॉर्थ ईस्ट कह देते हैं, ठीक है। अब समझना, आपने एक न्यूज़ पढ़ी होगी, पहले इसकी गहराई समझते हैं। हुआ क्या एक्चुअल में कि मैंने कहा कि ये मेरा इंडिया है, ठीक है, रेस्ट ऑफ इंडिया ना, बचा हुआ भारत, ठीक है। समझना बहुत ध्यान से, हो क्या रहा है, ठीक है। और ये मेरा क्या है, नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। और इस नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने वाला एक रास्ता है जिसे क्या कहा जाता है, चिकन स्नैक। क्या कहा जाता है, चिकन स्नैक, ठीक है। या इसी को बोलते हैं, इसी को कहा जाता है, याद रखना, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ठीक है। अब ये जो कॉरिडोर है ना, ये लगभग 17 to 20 किलोमीटर का वाइड यानी कि विड्थ है इसकी रेंज है। 17 से 20 किलोमीटर चौड़ा एक रास्ता है और ये हमारे पूरे भारत को नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करता है। और नॉर्थ ईस्ट की यहाँ पर एक स्टेट बना हुआ है जिसे हम क्या कहते हैं, भूटान, ठीक है। कंट्री है भूटान और इसके ऊपर कौन है, चाइना, ठीक है, अगर थोड़ा सा समझोगे। और यहाँ पर नीचे क्या बना हुआ है, तो ये पूरा बना हुआ है बांग्लादेश, ठीक है। तो आपने कुछ दिन पहले देखा होगा जब चाइना हमारी पाकिस्तान से लड़ाई चल रही थी, उस समय बांग्लादेश बोलता है कि हम इधर से अटैक कर देंगे। कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था द हिंदू में कि चाइना कहता है कि मुझे इंडियन ओशियन में एक्सेस चाहिए। तो बांग्लादेश कहता है कि बांग्लादेश यानी कि बांग्लादेश की बात करता है कि हम बांग्लादेश क्या है, गार्जियंस ऑफ द इंडियन ओशियन, और तुम जब चाहो जब क्या पा लेना, एक्सेस पा लेना, हम क्या करेंगे, आप इशारा करना, जैसे आप इशारा करोगे हम भारत को क्या करेंगे, इस नॉर्थ ईस्ट से तोड़ देंगे और ये वाला रास्ता ब्लॉक कर देंगे। अब सोचो अगर ये वाला रास्ता ब्लॉक हो जाए, ठीक है, ऊपर दूसरा देश नीचे दूसरा देश, तो इधर नॉर्थ ईस्ट पूरा निकल जाएगा। और तुमने देखा होगा अरुणाचल प्रदेश के जगहों के नाम तो चाइना तीसरे दिन बदलता रहता है, कभी कहता है ये भी मेरा, कभी कहता है वो भी मेरा। तो उसके हमारे साथ बॉर्डर डिस्प्यूट तो पहले से ही चले आ रहे हैं, बात समझ में आ रही है। तो हुआ क्या जब ये पूरा सिनेरियो हो रहा था, जब बांग्लादेश कहता है कि वी आर द गार्जियंस ऑफ द इंडियन ओशन, ये पहले पढ़ चुके, अगर आप लोग कंटिन्यू हो तो आपको पता होंगी चीजें, ठीक है। तो हमारे जो एस जयशंकर हैं, ठीक है, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, वो एक बात बोलते हैं कि देखो ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखो एक बात समझना, हम कभी भी वेस्टर्न कंट्रीज पे डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना वो किसी की सगी नहीं है। आप अमेरिका देख लो ना, और यूक्रेन को बर्बाद कर दिया उसने, पहले बोला नेटो के चक्कर में आ जाओ, बाद में उसको कह दिया कि अपने रिसोर्सेज देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये कंट्रीज पहली बात किसी के अपने सगे होते नहीं है। तो हमें लगा कि यार हमें उन पे डिपेंडेंसी कम करके हमें क्या करना चाहिए, ईस्ट की तरफ देख लेना चाहिए। तो अगर मैं कहूँ यहाँ मेरा इंडिया है तो ये वेस्टर्न और ये ईस्टर्न, तो वेस्टर्न में तो इधर का पूरा आ गया, अमेरिका यूरोप पूरी कंट्रीज आ गई, और ईस्टर्न में जो मेरे आगे से यानी कि एशिया वाली कंट्रीज है। तो उस समय याद रखना, उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में एक पॉलिसी आती है जिसमें कहा गया लुक ईस्ट पॉलिसी, यानी कि मैं किसकी तरफ देखूंगा, मैं ईस्ट की तरफ देखना शुरू कर दूंगा 1991 में। यानी कि हम उनके साथ ट्रेड वगैरह करेंगे, हम उनके साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे, हम उनके साथ हर फील्ड में कोऑपरेट करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद बहुत से ग्रुप भी बने होते हैं, हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। और फिर आगे चल के 2014 में जब मोदी जी की सरकार आती है तो मोदी जी उसमें कहते हैं
हैं कि हम क्या करेंगे, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यानी कि हम क्या करेंगे, अब उसकी तरफ देखेंगे नहीं, हम उसकी तरफ एक्ट भी करेंगे। तो याद रखना, एक्ट ईस्ट पॉलिसी वाज स्टार्टेड इन 2014 और आपकी लुक ईस्ट पॉलिसी कब स्टार्ट होती है, 1991 में। और हमने उनसे कहा कि देखो हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी ना, उसमें हम ईस्टर्न कंट्रीज के साथ ट्रेड करते हैं और वहां पर उन ईस्टर्न कंट्रीज के साथ, याद रखना, उन ईस्टर्न कंट्रीज के साथ जो कुछ ग्रुप बना हुआ है जिसका नाम क्या है, आसियान, है ना। तो ये जो आसियान ग्रुप है, बेसिकली समझना, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसमें इंडिया पार्ट नहीं है, ध्यान रखना, हम उसमें नहीं आते हैं। हम साउथ एशिया में जरूर आते हैं लेकिन हम साउथ ईस्ट एशिया में नहीं आते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस कब बना होता है, 1967 में। वेयर इज द हेडक्वार्टर, तो याद रखना जकार्ता, ठीक है। जकार्ता बोले तो कहां पर है, तो याद रखना इंडोनेशिया, यहां पर इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है। और टोटल कितने मेंबर्स हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर टोटल मेंबर्स होते हैं 10। तो हमने कहा कि ये मेरा नॉर्थ ईस्ट है, ये मेरा आसियान कंट्रीज है, तो हम इनके साथ क्या कर रहे हैं, उस एक्ट ईस्ट पॉलिसी से हम किसके साथ ट्रेड बढ़ा रहे हैं, हम किसके साथ अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं, तो याद रखना हम इन कंट्रीज के साथ बढ़ा रहे हैं, समझ गए। और ये जो कंट्रीज है, इन कंट्रीज के साथ किसके डिस्प्यूट रहते हैं, तो आपको पता होगा चाइना के। देखो चाइना के साथ बहुत सारी कंट्रीज के बॉर्डर डिस्प्यूट है। वो जो पूरा साउथ चाइना सी है ना, वो खुद का क्लेम करता है, वो फिलीपींस को क्लेम करता है, इनके बहुत सारे आइलैंड्स को क्लेम करता है। इसी वजह से फिलीपींस ऐसा अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके तो हमने क्या किया, इंडिया ने, तुमने पढ़ा होगा, इस फिलीपींस को हमने क्या दी थी, ब्रह्मोस मिसाइलें दी थी, ठीक है। और हमारा जो एक्सपोर्ट था वो भी बढ़ गया था 21,000 करोड़ रुपए से, समझ में आ रही बात। तो हम बेसिकली इसको चाइना को काउंटर करने के लिए इन देशों के साथ अपने रिलेशंस अच्छे बना रहे हैं। जैसे आपको पता है कि बांग्लादेश के अंदर चाइना आ चुका है, श्रीलंका के अंदर हम्बन टोटा उसने ले रखा है, ठीक है। इधर मालदीव्स में उसका इन्फ्लुएंस आ चुका है। तो चारों, पाकिस्तान तो है ही है, तो चारों तरफ ऐसा हो रहा है। कल को मान लो भूटान भी चला जाए, हालांकि भूटान चाइना को देश ही नहीं मानता, अगर तुम ढंग से कभी मैप देखोगे ना, उसके अकॉर्डिंग चाइना नाम की देश ही कोई दुनिया में कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर मान लो चाइना का इन्फ्लुएंस उसमें आ जाए और उसने उसके चक्कर में चला जाए और वो उसका एक्सेस दे दे, तो चाइना ब्लॉक मार देगा। और चाइना ने अगर वो चिकन स्नैक यानी कि मुर्गे की गर्दन अगर तोड़ दी, मरोड़ दी, तो उसकी जान चली जानी है। ऐसे हमारे लिए क्या है, वो बहुत असेंशियल है। मेरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कनेक्ट करने वाला कौन सा है, तो मेरा चिकन स्नैक है, मेरी सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। तो उसको बचाने के लिए मैं किससे ट्रेड करता हूं, मैं ईस्टर्न कंट्रीज से ट्रेड करता हूं। आसियान जो ग्रुप बना हुआ है, मैं उससे रिश्ते अच्छे बना रहा हूं, जबकि मैं उस आसियान का पार्ट नहीं हूं। बात समझ में आ रही है। तो हुआ क्या, मोदी जी ने कहा अभी, क्योंकि हम कौन सी समिट कर रहे थे, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट, और उसमें कहा गया कि देखो जो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है ना, वो सीधा किससे लिंक बनाता है, किससे, आसियान कंट्रीज से। और आसियान कंट्रीज को आश्वासन दिलाया कि देखो हम यहीं से, क्योंकि यहीं से ट्रेड करोगे, ये पूरा आपका इंडिया, तो सारा व्यापार यहीं से होता है। तो कौन कौन से हैं, तो याद रखना सिक्किम, हालांकि सिक्किम 7 सिस्टर में नहीं आता है लेकिन नॉर्थ ईस्ट में आता है, ध्यान रखना, ठीक है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय, इन सभी को मोदी जी ने क्या कहा, तो इनको कहा, याद रखना, अष्टलक्ष्मी। अब जानते हो अष्टलक्ष्मी, बेसिकली हमारे यहाँ पर माताओं की पूजा होती है ना, तो ऐसे इन्होंने कहा कि 8 वो देवियां हैं, वो देवियां हैं जिनकी हमें क्या करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, जो हम अपने धर्म शास्त्रों में पूजा करते हैं। और इसकी इंपॉर्टेंस दुनिया को बताई कि हम यहीं से क्या करते हैं, ट्रेड। कुछ नहीं हो रहा, एक लाइन में समझना कि इन केस, इन एनी केस, अगर कल को नॉर्थ ईस्ट के ऊपर अटैक होता है तो आसियान कंट्रीज की हेल्प हमें चाहिए, बिकॉज वेस्टर्न कंट्रीज आए ना आए इसका कोई भरोसा नहीं है। बस इस पर्पज के साथ हम इनके साथ क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। तो आसियान में कितने देश है, याद रखना 10। काफी न्यूज में रहता है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। जैसे लास्ट ईयर ब्रिक्स का पैसेज आया था, उससे लास्ट ईयर G20 का पैसेज आया था। सिमिलरली एक पैसेज हमेशा किसका आता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन ही है, ठीक है। और हम एक क्लासरूम में अलग से पढ़ते हैं, वो अलग बातें हैं, लेकिन इसको याद रखना ये न्यूज में चल रहा है। तो मैंने हमेशा कहा है कि जिसके 10 मेंबर हो, ठीक है, इंडिया का उससे लेना देना हो, यानी मीटिंग चल रही हो, समिट हो रही हो, हमारे मोदी जी को इनवाइट किया गया हो, ऐसी कोई अगर न्यूज निकल के आती है तो हमें उस इंटरनेशनल ग्रुप को पढ़ लेना होता है, क्योंकि वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखो कितने हैं, 10। कौन कौन से, सिंपल याद रखना, म्यांमार है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, सिंगापुर है,
इंडोनेशिया है, मलेशिया है, वियतनाम है, लाओस है, फिलीपींस एंड ब्रुनेई है। ठीक है, तो ये 10 मेंबर है, याद कर लेना किससे, ये हमारी 7 सिस्टर्स। तो पढ़ने की कोशिश करना क्या कह रहा है। मोदी जी ने इनको कहा है कि फ्रंटियर रीजन, ठीक है, फ्रंट रनर ऑफ द ग्रोथ। याद रखना, फ्रंटियर रीजन नॉर्थ ईस्ट को कहते हैं, फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं, चलो मुझे बताना कमेंट करके कि हम किसे फ्रंटियर गांधी कहते हैं और क्यों कहते हैं हमारी हिस्ट्री में। ठीक है, और इसको क्या कहा, अष्ट लक्ष्मी का नाम दिया। ठीक है, 8 फॉर्म ऑफ द गॉडेस लक्ष्मी। और हमारी थीम क्या है, तो याद रखना आसियान की थीम क्या है, 1 विजन, 1 आइडेंटिटी एंड 1 कम्युनिटी, ताकि हम सब मिलकर क्या कर सके, एक साथ काम कर सके। और उन सब का दुश्मन चाइना है, ध्यान रखना। वो इसीलिए ग्रुप बना के बैठे हैं कि चाइना उनके साथ डिस्प्यूट रखता है और हम उनके साथ रिलेशन अच्छे बना रहे हैं ताकि चाइना अटैक करे तो ये हमारी हेल्प कर दें, और कोई पर्पस नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम इनको वेपन्स वगैरह की सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो 2-4 बातें बेसिक एटलीस्ट याद रखना। चलते नेक्स्ट। इंडिया टू पुश वॉचडॉग FATF टू पुट पाकिस्तान बैक ऑन इट्स ग्रे लिस्ट। देखो होता क्या है, हालांकि हम कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन ये द हिंदू के फ्रंट पेज के ऊपर ये आर्टिकल था तो हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है, ये काफी बार आ भी चुका है, तो जो बार बार रिपीट होता है वो एग्जाम में आ भी जाते हैं, तो एक बार समझना। ठीक है, सबसे पहले FATF होता है क्या, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। दिस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कब बनी होती है, तो 1989 में इसको बनाया जाता है। ठीक है, ये करती क्या है बेसिकली, तो याद रखना इसका पर्पज है, इसकी G7 ग्रुप ने इसको बनाया था ना, इसका काम था मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। ठीक है, और जो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है, जिन देशों को ये लोग पैसे दे देते थे वो देश क्या करते थे, पैसे का घपलेबाजी कर देते थे, पैसा वेस्ट कर देते थे, दूसरे कामों में वेस्ट कर देते थे और कहते थे पैसा तो है नहीं। तो उनकी मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए FATF 1989 में बना दिया जाता है। लेकिन हुआ क्या, आगे चल के याद रखना, शायद मैंने बताया था कि जो आपका अमेरिका था, उस अमेरिका के अंदर होता क्या है, जो आपका बेसिकली लादेन होता है ना, लादेन लश्कर तैयबा, सॉरी आपका कौन सा ग्रुप है उसका, अल-कायदा का जो ग्रुप है वो क्या करता है, 2 प्लेन लेता है और उसकी बिल्डिंग में उड़ा देता है। और उसके बाद उनको लगता है कि अरे दुनिया में तो आतंकवाद नाम की भी कोई चीज है, कोई बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जो पैसा लेकर टेररिज्म को भी बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, याद रखना 2001 में क्या किया, इस FATF में किसको इंक्लूड कर दिया, तो इन FATF याद रखना टेररिज्म वाज इंक्लूडेड इन 2001। और अब समझना इस FATF की 2 लिस्ट होती हैं, एक लिस्ट कौन सी होती है, ब्लैक लिस्ट होती है, और एक लिस्ट कौन सी होती है जिसको ये ग्रे लिस्ट कहते हैं। तो ब्लैक लिस्ट का मतलब तो ये है कि जो इसमें चला गया उसको कोई देश पैसा नहीं देगा, क्योंकि वो कंफर्म हो चुका है बार बार देखने के बाद कि वो देश हमेशा उस पैसे का यूज सिर्फ किसमें करता है, टेररिज्म की फंडिंग में करता है, टेरर एक्टिविटीज में करता है। ठीक है, तो उसको ये कभी पैसा नहीं देते। कौन कौन से हैं, तो याद रखना ईरान है इसमें, ठीक है, उसके बाद आपका नॉर्थ कोरिया है इसमें, और एक इसमें कौन सा है, तो याद रखना आपका म्यांमार। ये 3 किस में आते हैं, तो ये 3 आते हैं ब्लैक लिस्ट में। और ग्रे लिस्ट में अभी किसको डालने की बात की जा रही है, पाकिस्तान को। अगर पाकिस्तान इसमें चला गया तो उसको दोबारा से कोई पैसा वगैरह नहीं देगा, बहुत सोच समझ कर देगा, बिल्कुल तो नहीं देगा, वो तो इसमें होता है तो थोड़ा बहुत तो मिलेगा, लेकिन सोच समझ के दिया जाएगा, रेस्ट्रिक्शंस के साथ दिया जाएगा, समझ गए। क्योंकि अभी यूएसए ने इसको फंडिंग दे दी थी IMF की तरफ से, तो वो न्यूज में आ गया। ठीक है, तो ये न्यूज काफी बार आ चुकी है, दोबारा फ्रंट पेज पे थी तो हमने इसको एक बार पढ़ लिया। ठीक है, और इंडिया इस बात के लिए फोर्स करेगा कि वर्ल्ड बैंक या ये जो है इसको क्या ना दे, पैसे ना दे। लेकिन याद रखना जो आपकी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होती है, जो हम पढ़ चुके हैं, जिसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं, 10 नॉन परमानेंट होते हैं। उसके नॉन परमानेंट मेंबर में पाकिस्तान है, और परमानेंट मेंबर वो होते हैं जिसके पास वीटो पावर है, जैसे UK, USA, ठीक है, रशिया, फ्रांस और चाइना। तो चाइना भी उसी का सपोर्ट करता है, USA भी उसी का सपोर्ट करता है। तो 2 लोग ऐसे हैं जो उसके सपोर्ट में, और वो अभी किस में बैठा है, उन 15 मेंबर्स में भी बैठा है पाकिस्तान। तो मे भी उसको ना डालें, और ये भी एक रीजन हो सकता है कि उसको फंडिंग दिलवा दी गई हो पाकिस्तान और USA के प्रेशर के बाद, समझ गए। तो वो सब बातें भी ध्यान रखना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट कुश एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया डेवलपिंग देसी S-400 लाइक मिसाइल सिस्टम प्रोटोटाइप लाइकली इन एयर। तो समझना होता क्या है कि हमारे यहाँ पर, ठीक है, हालांकि आपने पढ़ा होगा, हमारे यहाँ पर आपने देखा था कि जब हमारी पाकिस्तान से अभी ऑपरेशन चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर, है ना, और उस ऑपरेशन सिंदूर में जब वो हमारे ऊपर अटैक कर रहा होता है तो हमारे यहाँ पर एक डिफेंस सिस्टम था जिसने हमें बचाया था। हमने पढ़ा था पटना ना, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, ठीक है, और ये किसके अंडर चला था? इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। हालांकि हम ये चीजें पढ़ चुके हैं। और ये इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? 1983 में, 2008 तक चला था। इस प्रोजेक्ट के अंडर में क्या चला था? पटना, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। तो इसमें हमारे डिफेंस सिस्टम कौन से थे? त्रिशूल और आकाश। लेकिन ये बहुत शॉर्ट रेंज के थे, ठीक है, इतनी शॉर्ट रेंज के थे कि ये ज्यादा हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि त्रिशूल की रेंज थी लगभग 9 किलोमीटर और आकाश की रेंज थी लगभग 25 किलोमीटर। तो हमें लगा कि हमारे पास लॉन्ग रेंज का भी होना चाहिए। तो हमने क्या किया था? S-400 वाज टेकन फ्रॉम रशिया। हमने S-400 ले लिया था रशिया से, और रशिया से जो लिया था ये हमने, तो ये टोटल 5 लिए होते हैं। और ये क्या है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस सिस्टम है। उसके बाद इसका तुम जो बैटल फील्ड में इसका जो यूज होना था वो देख ही चुके हो। इसके बाद तुमने देखा होगा इसकी डिमांड बढ़ चुकी है, इसके रेट बढ़ चुके हैं, क्योंकि दुनिया भर के देश रशिया से इसको खरीदने की रेस में लग गए हैं। इससे 2 चीजें निकल के आती हैं कि जो चाइना है वो परेशान हो गया है, क्योंकि चाइना को अब लग रहा है कि अगर कभी भारत पे अटैक करेगा तो भारत के पास तो रशिया का S-400 है, तो वो और ज्यादा अच्छा कुछ बनाने की कोशिश करेगा। उधर पाकिस्तान को अमेरिका ने अपने थर्ड THAAD दे रखे थे ना, वो कोई काम नहीं किए उस दिन, तो वो भी अपने आप को कोस रहा होगा कि मेरे पास भी ज्यादा वेपन होने चाहिए। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किसके पास है? तो याद रखना, अगर देखा जाए तो रशिया के पास है, और अमेरिका उसके बराबर टक्कर के वेपन्स बना लेता है। समझ गए? और तुमने पढ़ा होगा सीपरी रिपोर्ट है ना, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो 1966 में बना था, जो कि स्टॉकहोम में हेडक्वार्टर्ड है। वो क्या कहता है? वो यही कहता है कि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किसने किया? अमेरिका ने। सबसे ज्यादा इंपोर्ट किसने किए? आपके यूक्रेन ने। समझ गए? तो वो पीस की बात करता है। तो ये बात चल रही थी किसकी? हथियारों की, है ना, कि हमारे पास S-400 है, लेकिन हमने रशिया से लिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम उसे खुद यहाँ पर बनाएं। तो बस इतना सा ध्यान रखना, जैसा S-400 हमने वहां देखा था, उसका देशी वर्जन बनाने के लिए हमने क्या किया? यहीं पर उसको बनाया जा रहा है, ठीक है, S-400 का देशी वर्जन, ठीक है, देसी S-400 लाइक मिसाइल, ठीक है। इसका प्रोटोटाइप 12 से 18 महीने में बन जाएगा। इसकी टेस्टिंग होगी जो वो 12 से 36 महीने में स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद इसकी कॉस्ट आएगी लगभग 40,000 करोड़ रुपीस, ठीक है। और ये कौन से उसका पार्ट है? तो आत्मनिर्भर भारत का पार्ट। और हमें आत्मनिर्भर कब तक हो जाना है? 2047। और यही हमारा विकसित भारत का भी टारगेट ही है, ध्यान रखना। हमें क्या हो जाना है? विकसित हो जाना है। हमें क्या हो जाना है? आत्मनिर्भर हो जाना है, मतलब किसी पे डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है। तो फॉरेन जो कंट्रीज है उनकी डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए हम इसको लेकर आए हैं, ठीक है। चलते नेक्स्ट। दिल्ली रिपोर्ट्स 23 कोविड-19 केसेस, गवर्नमेंट इश्यूज एडवाइजरी टू हॉस्पिटल्स। देखो, पैनिक नहीं होना है, ये ऐड मैं इसमें करना नहीं चाहता था इस न्यूज़ को, लेकिन मैंने इसीलिए कर दिया कि अभी एक न्यूज़ चल रही है बहुत सारे कोरोना के केसेस आ रहे हैं, ठीक है। उसके वेरिएंट्स आते रहते हैं, नए नए वेरिएंट्स, तो अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जब ये स्टार्टिंग में आया था तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता था। तो अभी कोई पैनिक नहीं होना है, ठीक है। ऐसा कुछ सीरियस इफेक्ट है नहीं इसका, ठीक है, लेकिन हाँ केस निकल रहे हैं, ठीक है। दिल्ली में भी आ चुके हैं, बहुत सारे स्टेट में आ रहे हैं, ठीक है। परेशान नहीं होना है। इसको क्या कहते हैं? कोविड-19 कहते हैं। इसका नाम कोरोना क्यों है? क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर किससे मिलती है? अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर ऑफ जो सन है उसकी स्ट्रक्चर किससे मिलती है? कोरोना वायरस से। इसलिए हमने इसका नाम कोरोना रखा था, लेकिन इसका एक्चुअल नाम कोरोना नहीं है। तो चलो मैं देखता हूं, मैंने क्लासरूम में कई बार पढ़ाया भी है। बताओ कौन सा ऐसा वायरस है जो रियल नेम क्या है इस वायरस का? बताना, शाबाश। कौन कौन बता पाता है? ठीक है, रियल नेम क्या है किसका? आपके कोविड-19 का। इसका नाम कोविड-19 नहीं है। बहुत से बच्चे कोविड-19 इसका आंसर देते हैं, उसका आंसर वो नहीं है। देखते हैं कौन कौन बताता है, हम पढ़े हैं काफी बार, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। और परेशान नहीं होना है। इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए तो हमने ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी की है ना अभी, कि इंडिया भी साइन किया। उसमें क्या है? उसमें कि अगर कभी फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा पैंडेमिक आता है, देखो 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है एपिडेमिक, जो किसी एक रीजन में, जैसे भारत में को फैल रहा है तो एपिडेमिक है।
अगर वो भारत में फैल जाए, चाइना के 1-2 शहर में चला जाए, ऑस्ट्रेलिया में चला जाए, अमेरिका में, तो कुछ कुछ जगह चला जाए तो एंडेमिक हो जाता है। लेकिन अगर पूरी दुनिया के हर जगह पहुंच जाए तो पेंडेमिक हो जाता है। तो ग्लोबल पेंडेमिक ट्रीटी इसलिए हुई है WHO की कि अगर कभी ऐसा होता है कि पूरी दुनिया में दोबारा से पेंडेमिक आता है कोविड जैसा, तो हम लोग उससे पहले प्रिपेयर रहें, सभी देशों की टेक्नोलॉजीज, पैसा वैसा मिलाकर जल्दी से जल्दी उससे निपटने के लिए उसका इलाज ढूंढ लिया जाए। समझ गए? जैसे इस बार की तरह ना हो कि वैक्सीन बनाने में बहुत टाइम लग जाए और 2-3 साल तो आपके किस में निकल जाए, आपके क्वारंटाइन में निकल जाए। समझ गए? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, लॉकडाउन में निकल जाए जो भी है, ठीक है। चलते नेक्स्ट, मैसूर पाक नाउ मैसूर श्री जयपुर सोप श्री नेम स्वीट्स अमीड इंडिया पाकिस्तान। देखो अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई का वो चल रहा था, तो जयपुर के अंदर क्या हुआ आपने देखा होगा, मैसूर पाक ये सब खाए होंगे आपने ना। तो हुआ क्या कि जो मैसूर पाक था उसका नाम हो गया मैसूर श्री, और जिस जिस मिठाई के आगे पाक लग रहा था उसको चेंज करके क्या कर दिया गया, श्री कर दिया गया। तो सिंपल सा याद रखना, ठीक है, मोती पाक को मोती श्री कर दिया गया है। और दूसरी एक मैसूर से रिपोर्ट आ रही है, यानी कि न्यूज आई हुई आज के द हिंदू में, 2 चीजें हैं मैसूर से, एक मैसूर पाक, ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे उठा लिया कि थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए चल क्या रहा है मार्केट में ना, क्योंकि अभी इंडिया और पाकिस्तान का जो बैटल था वो अभी खत्म नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ उसमें न्यूज निकल के आती रहती है, तो तुम्हें वो भी ध्यान रखनी है। एग्जाम में अगर पैसेज आना है, अगर 99% आ जाता है, ठीक है, आ ही गया मान लो, तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। दूसरी न्यूज क्या है कि जो तमन्ना भाटिया है उसको क्या बना दिया गया, मैसूर सैंडल का फेस बना दिया गया, यानी कि एक साबुन आती है मैसूर सैंडल, उसका जो हेड, उसका जो ब्रांड एम्बेसडर वो किसको बना दिया, तमन्ना भाटिया, और उसके लिए उनको 6 करोड़ रुपए दिए गए। तो इस बात से क्या हुआ वहां पर एक कह सकता हूं उसका अपोज सा होने लगा। तो पढ़ना, इवन एज द प्रोटेस्टर्स डिमांड दैट द डील बी कैंसल्ड, मिनिस्टर फॉर लार्ज एंड मीडियम इंडस्ट्रीज MB पाटिल सेज इट इज ए रिसर्च बैक डिसीजन टू एक्सपेंड द मार्केट बियॉन्ड कर्नाटका। तो कर्नाटका के अंदर लगभग ये जो आपकी मैसूर सैंडल जो नाम की जो साबुन है वो चलती है, लेकिन ये लगभग 400 करोड़ रुपए का क्या कमा पाती है, बिजनेस कर पाती है। तो इससे बढ़ाने के लिए इन्होंने बाहर निकलने के लिए क्या किया, तमन्ना भाटिया को उसका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। अब तुम्हें उससे मतलब नहीं है, लेकिन हाँ 2 न्यूज थी तो मैंने उसको इंक्लूड कर दिया, और ऐसा कोई पर्पज नहीं था, ठीक है। हाँ मैसूर वैसे न्यूज में रहता है, तुमने सुना होगा मूडा एक्ट पढ़ा होगा, है ना, जो मूडा एक्ट था जिसमें लोकपाल ने उसके अंदर इंटरफेयर किया था, मिनिस्टर की वाइफ और उसके ब्रदर्स वहाँ पे फ्रॉड कर रहे थे, इलीगल माइनिंग का केस था, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना। और मैसूर का शेर किसे कहते हैं, चलो बताना मुझे कमेंट करके, हु इज नोन एज द लॉयन ऑफ मैसूर, किसे मैसूर का शेर कहा जाता है। देखते हैं कौन कौन हिस्ट्री भी याद रखा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, और इसमें देखो कन्नड़ भी आ गया, ठीक है। हमारा साउथ और नॉर्थ का भी डिस्प्यूट चल रहा है लैंग्वेज को लेकर, 3 लैंग्वेज पॉलिसी, वो भी ध्यान रखना है इसमें, ठीक है, कि वो 2 लैंग्वेज अडॉप्ट करना चाहते हैं, हम 3 लैंग्वेज लगाना चाहते हैं एज ए सेंटर, ठीक है। तो वो डिस्प्यूट भी चल रहा है। चलते नेक्स्ट, ए मेडिकल ऑक्सीजन एक्सेस गैप साउथ ईस्ट एशिया मस्ट ब्रिज। देखो अभी आपने देखा कोविड-19 के केस बढ़ रहे हैं, और जो कोविड-19 के केस बढ़ रहे हैं तो लोगों को परेशानी तो हो ही रही है, लेकिन जब कोविड-19 हुआ था तो उसमें प्रॉब्लम क्या थी, लोगों को सांस नहीं आ रहा था, ऑक्सीजन चाहिए थी। तो आपने देखा होगा बहुत सी जगह उस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन थी नहीं, और लोगों को उस टाइम पर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से डेथ हो गई। किसी को रेमडेसिविर जो इंजेक्शन था वो नहीं मिला, उसकी वजह से डेथ हो गई। वो तो ठीक है कि चलो अवेलेबिलिटी ही नहीं थी इंजेक्शन की, बना ही नहीं था उस समय तक, लेकिन ऑक्सीजन तो होनी चाहिए ना। तो ये पूरा पैसेज उसी के ऊपर लिखा हुआ है। कोविड-19 के जो पेंडेमिक की न्यूज थी बार बार आ रही है, तो वो जो आर्टिकल्स वो निकल के सामने आ रहे हैं, और कुछ नहीं है। तो जस्ट इसको रीड कर लेना, इसकी थीम लाइन मैं आपको समझा देता हूँ। ऑक्सीजन इज अ लाइफ सेविंग एसेंशियल मेडिसिन विद नो सब्सटीट्यूट, ठीक है। Because of the complexity of the industrial production process, there are many challenges in access to medical oxygen, such as availability नहीं होती, quality, affordability, management, supply, human resources, capacity and safety। 5 बिलियन लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनको एक्सेस टू सेफ, क्वालिटी एंड अफोर्डेबल मेडिकल ऑक्सीजन नहीं मिलता है। अब देखो आर्टिकल 21 क्या कहता है, मैं भारत की बात करूं तो राइट टू लाइफ,
या राइट टू लिव, मुझे जीने का अधिकार है। कैसे जीने का? इन ए हेल्दी एनवायरनमेंट, ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें मेरी हेल्थ अच्छी रहे। तो मेरी हेल्थ बिगड़ गई वो तो ठीक है, हेल्थ के बिगड़ने के बाद भी अगर मुझे अच्छी हवा नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो मेरा तो सीधा सीधा आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा है। और अगर मैं ढंग से देखूं तो याद रखना, अगर मैं साउथ एशिया और ईस्ट एशिया को कंपेयर करता हूं तो साउथ एशिया में 78% लैक है, हॉस्पिटल्स में है ही नहीं, ठीक है। ईस्ट एशिया में 74% लैक है। भारत की अगर बात करूं तो 58% हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ही नहीं है। और अगर मान लो एकदम से मान लो 2000 लोगों को किसी एक शहर के, या मान लो जयपुर के 20,000 लोगों को एक साथ कोरोना हो जाए तो हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी। तुम्हें समझ में आ रही है? तो इससे कैसे निपटा जाए? जो अभी ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी हुई थी उसके अंदर ये कंसर्न्स भी होने चाहिए थे कि हॉस्पिटल्स को इन सब चीजों के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है। तो वहां से ये न्यूज को पढ़ सकते हैं हम, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, इसको जस्ट रीड जरूर कर लेना आर्टिकल को, ठीक है, सब वही लिखा हुआ है। नेक्स्ट, इंट्रोस्पेक्टिंग काउंटर टेररिज्म आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। देखो ये फिर वही बातें रिपीट हो रही है ना, ऑपरेशन सिंदूर अभी तक चला आ रहा है, अभी तक लोग उस पर आर्टिकल से लिख रहे हैं, तो आप सारी बातें जानते ही हो। पहलगाम आपने पढ़ ही लिया है, ठीक है, जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा हम पढ़ चुके हैं, ऑपरेशन सिंदूर हम ढंग से पढ़ चुके हैं। उस जो अपने नोट्स बनाएंगे उसके अंदर जस्ट इसको पढ़ना और कुछ कुछ बातें उसमें लिख लेना, ठीक है, कि पाकिस्तान की तो आदत है, वो तो ऐसा करता रहता है, ठीक है, हमने उसका पानी बंद कर दिया था, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड दी थी, याद रखना, वो कैंसिल नहीं की थी, सस्पेंड की थी। तो वो सारी न्यूज हम उसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। तो जस्ट रीड पर्पज के लिए इसमें डाला गया और कोई ऐसा पर्पज नहीं है। तो हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट, पढ़ लेना जस्ट इसको। ये अच्छी न्यूज है, समझना। डिसिसिव मूवमेंट, बसवराजू किलिंग कुड डिफेंग द माओइस्ट एंड सर्व एज चांस फॉर द पीस। देखो कुछ इलाकों में पीस नहीं है हमारे यहाँ पर, क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर नक्सलवादी पाए जाते हैं, नक्सलिस्ट पाए जाते हैं। अभी नक्सलिस्ट होते कौन है, बने कब थे, क्यों बने थे नक्सलिस्ट? तो समझना, 1967 में वेस्ट बंगाल में एक गांव था नक्सलबारी। उस नक्सलबारी गांव के लोगों ने हथियार उठा लिए और वो क्या बन गए? नक्सलिस्ट बन गए, यानी कि नक्सलवादी बन गए। और इनकी विचारधारा किससे है? तो माओइज्म से ली गई है, तो इनको माओइस्ट भी कह देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कब बना? 1967 में स्टार्टिंग होती है। माओइज्म इन इंडिया इज क्लोजली लिंक्ड टू लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, याद रखना, इसको LWE भी कहते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी कहा जाता है एंड इट इज ऑफन रेफर टू एज द नक्सलिज्म। कब शुरू हुआ था? नक्सलबारी विलेज में, वेस्ट बंगाल से हम पढ़े हैं, और 1967 में शुरू हुआ था। इसके लीडर कौन कौन से थे? तो चारू मजूमदार, कानू सन्याल और जंगाल संथाल, इन तीनों ने इसको स्टार्ट किया होता है, ठीक है। इसका रीजन क्या था? पीजेंट अपराइजिंग अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स डिमांडिंग लैंड्स रीडिस्ट्रीब्यूशन। क्या था लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन? अभी पढ़ते हैं, समझना। और ये किससे इंस्पायर्ड है? तो याद रखना, माओ जेडांग से इंस्पायर्ड है, इसलिए इनको माओइस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। होता क्या, समझना, हमारे यहाँ पर जब ब्रिटिशर्स कैप्चर कर लेते हैं हमें, जब ट्रीटीज हो जाती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हो जाती है, ठीक है, तो वक्त आ जाता है कौन सा? 1773। और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आ जाता है कि इंडिया को रेगुलेट किया जाएगा और ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट किया जाएगा। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 में। देन एक स्पेशल पर्सन के लिए एक्ट आता है 1786 में, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और कॉर्नवालिस उस समय अमेरिका में जॉब कर रहे थे, तो कहा गया कि यार कॉर्नवालिस तुम भारत आओ और कुछ भी करो, भारत में ऐसा सेटलमेंट कर दो कि हमें टाइम पे पैसा मिलता रहे। तो कॉर्नवालिस आ जाता है, और कॉर्नवालिस आने के बाद क्या करता है? 1793 में, है ना, 22 ऑफ द मार्च 1793 में वो क्या करता है? परमानेंट सेटलमेंट लागू कर देता है। और जो परमानेंट सेटलमेंट वो लागू करता है, तो उस परमानेंट सेटलमेंट के लागू करने से क्या होता है कि भारत में कह दिया कि जिसके पास जमीन है उसकी जमीन की ओनरशिप किसको दे दी गई? तो याद रखना, जमीन की ओनरशिप दे दी गई किसको? लैंडलॉर्ड्स को, जिनको क्या कहा गया? जमींदार। अब जमींदार को जमीन की ओनरशिप दे दी गई और छीन किससे ली गई? फार्मर से। तो फार्मर्स अपनी ही जमीन पर क्या हो गए? बेरोजगार हो गए, ठीक है। और ये क्या हो गए? मालिक बन गए। तो सारी जमीन इनके पास चली गई और कह दिया कि जिसके पास जो जमीन है उसको 11 टुकड़ों में तोड़ दिया और कह दिया 10/11 पे जो होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर चली जाएगी, 1/11 पे जो होगा वो जमींदार ले लेगा और 0/11 पे होगा वो फार्मर के पास चला जाएगा। तो फार्मर को तो कुछ नहीं मिला, तो धीरे धीरे उसकी जमीन छीन ली गई। इसे जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं, इसी को परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं। ऐसे आपने एक रैयतवाड़ी पढ़ा होगा जो साउथ इंडिया में थी, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। एक महलवाड़ी भी थी, है ना, थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा आपने, वो आपकी नॉर्थ वेस्ट रीजन में होती है, गंगा वैली रीजन में होती है। तो इसमें हुआ क्या? उनमें जमीन नहीं छीनी जाती, उसमें ओनरशिप उन्हीं के पास है, लेकिन इसमें ओनरशिप को छीन लिया जाता है। तो इन किसानों को लगा यार कभी ना कभी तो जमीन मिलेगी,
टाइम पास होता रहा, हम आज़ाद हो गए। आज़ाद होने के बाद हमने कहा यार अब तो ज़मीन मिल जानी चाहिए, लेकिन हमने क्या किया, ज़मीन नहीं दी। तो सारे केस सुप्रीम कोर्ट में आने लगे ज़मीनों के। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951, और सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, शेड्यूल नंबर 9 को इंट्रोड्यूस करती है और उसमें क्या डाल देती है, लैंड रिफॉर्म्स। और लैंड रिफॉर्म्स का मतलब क्या है कि जमीनों से जुड़े हुए मुद्दे उसमें चले गए। आप उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो। जो आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो तो इसी को हम ब्लैक होल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। अब वो जमीन उनको मिली नहीं। 1967 में उन्होंने हथियार उठा लिए और क्या कहा, हमें तो हथियारों के दम पर चाहिए। और याद रखना ये सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं नक्सलवादी, तो सिर्फ बंगाल प्रेसिडेंसी में, है ना कि और कहीं, क्योंकि सिर्फ परमानेंट सेटलमेंट वहीं पर लागू था। तो उसका एक अभी लीडर था, उस लीडर को क्या कर दिया गया, मार दिया गया। तो अमित शाह जी ने कहा कि देखो अमित शाह जी का टारगेट है 2026 तक माओइस्ट फ्री करना है, भारत को नक्सलवाद फ्री करना है। तो उसके अंदर वो लोगों को मार रहे हैं, ठीक है, जो नक्सलवादी है। एक्चुअल में बहुत से लोग नक्सलिज्म छोड़ देते हैं, अच्छे लोग बन जाते हैं, तो सरकार उनको रिवॉर्ड भी देती है। ये भी याद रखना, उनको मारती नहीं। अगर कोई छोड़ के आना चाहता है मेन स्ट्रीम लाइन में, उसको वेलकम करते हैं, लेकिन जो लोग ऐसी एक्टिविटी करते हैं उसे मार देते हैं। अब इसको क्यों मारा, क्योंकि इसने 70 सीआरपीएफ के जवानों को मारा था 2015-16 में, और ये बहुत टाइम से इसको ढूंढा जा रहा था, है ना। इसको ऊपर 1 करोड़ रुपए का इनाम था, तो इसको कुछ दिन पहले मार दिया गया। तो हो सकता है कि उसमें क्या हो, पीस मेंटेन हो जाए। तो काफी न्यूज में रहता है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, समझ गए। और इसके बाद एक पार्टी बनी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिस्ट के नाम से, 1969 में। इसको बनाने वाले कौन थे, चारू मजूमदार। इट एडवोकेटेड फॉर द वायलेंट रेवोल्यूशन, ठीक है, इसने उसको सपोर्ट भी किया था। किस रीजन में है, तो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में इनमें, महाराष्ट्र में बाद में फैला है, पहले ये बंगाल वाले रीजन में था। और बंगाल का मतलब छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ये सब बंगाल का ही पार्ट हुआ करते थे, ठीक है, सिंपल सा याद रखना। नेक्स्ट है यूके चैगोस आइलैंड डील विद मॉरिशियस रिस्क एंड, देखो है क्या समझना, हो क्या रहा है कि जो मॉरिशियस है ना, उस मॉरिशियस के पास लगभग 58 आइलैंड्स का एक ग्रुप है, ठीक है, जिसको चैगोस आइलैंड कहते हैं। उस चैगोस आइलैंड के ऊपर ओनरशिप किसकी थी, समझना, ओनरशिप थी आपके यूके की, लेकिन है किसका, मॉरिशियस का। तो लंबे टाइम से, काफी टाइम से मॉरिशियस उसकी डिमांड कर रहा था, भाई हमें दे दो, लेकिन वहां पर एयर बेस और मिलिट्री बेस बना रखा है किसने, यूके और यूएसए ने, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर वहां मिलिट्री बेस बना रखा, और बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस है वो, ठीक है। अब हुआ क्या, मॉरिशियस काफी टाइम से इसकी डिमांड कर रहा था। वहीं पर एक है डियागो ग्रेशिया या गार्शिया, सॉरी, ये भी वहां पर एक आइलैंड बना हुआ है जहां पर ये उनका मिलिट्री बेस बना हुआ है, और बाकी टोटल 58 उसमें ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है, आइलैंड्स का। तो कहा गया कि ये हमें दे दो। तो काफी टाइम से वो चल रहा था, मोदी जी भी मॉरिशस गए थे, आपने पढ़ा होगा, और वहां पर भी वो कहते हैं कि यार मैं सपोर्ट करता हूँ, इंडिया सपोर्ट करता है कि मॉरिशस को मिलना चाहिए, क्योंकि मॉरिशस आजाद हो चुका है, आजादी के बाद तो उसको दे देना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया। तो अभी क्या हुआ, अभी एक डील हुई है। डील क्या हुई है कि उस यूके ने उसको पूरा आइलैंड दे दिया है, ठीक है, लेकिन अभी भी वो जो एयरबेस है ना, वो यूके को दे दिया गया लीज पर 99 ईयर के लिए, कि वो वहां पर मिलिट्री बेस को चला सकता है, ठीक है। तो अच्छी न्यूज है, याद रखना, वहां पर यूके यूएसए का मिक्स मिलिट्री बेस है, जिसको 99 ईयर के लिए किस पे दे दिया गया, लीज पर, जिसको कितने रुपए की कीमत होती है, $136 मिलियन रुपए में पर ईयर उसे देने होंगे, और उसे किसे दे दिया, यूके को दे दिया। तो सिंपल से याद रखना, 500 किलोमीटर है मालदीव से इंडियन ओशियन में, 58 आइलैंड्स का ग्रुप है। इट वाज इनहैबिटेड इन द लेट 18th सेंचुरी व्हेन द फ्रेंच ब्रोट एनस्लेव्ड अफ्रीकन। जब फ्रेंच लोग जो थे, देखो जो ट्रेड करने वाले थे ना, जैसे पुर्तगीज पहले भारत में आए थे 1498, देन डच, देन ब्रिटिश, देन फ्रेंच, देन स्वीडिश, देन डेन्स, ऐसे बहुत सारे लोग आए थे। तो ये लोग जब आते थे तो अपने साथ स्लेव्स लाते थे, तो ये अफ्रीकन स्लेव्स को लाए और वहां पर बसा दिया, ठीक है, और इंडियन जो लेबर थे उनको वहां पर ले जाकर बसा दिया, तो वो दोनों वहां पर बस गए और वहीं पर वो रहने लग गए। 1819 तक अंडर द जो ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है ना, पेरिस 1814 से ट्रीटी ऑफ पेरिस है ना आपकी 1948 में होती है, सॉरी 1819 में 1814 की एक ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है, वो दूसरी याद रखना, वो पेरिस पीस ट्रीटी थी, जहां पर मैं अभी सोच गया था, वो पेरिस पीस ट्रीटी थी जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई थी, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, ट्रीटी ऑफ पेरिस की बात करता हूं। इसमें क्या हुआ था कि जो आपका चैगोस है, इसको किसको दे दिया गया था, मॉरिशस को, ब्रिटेन को, और उसके बाद में इसका ऊपर कंट्रोल किसका आ गया, ब्रिटिश कंट्रोल आ जाता है। फिर आगे चल के 1965 में ब्रिटेन इसको अलग कर देता है, चैगोस
आइलैंड्स को मॉरिशस से, और इसके ऊपर ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी, याद रखना इसका नाम ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी नाम से उस पे बेस बना लेता है। ठीक है, अब आगे चल के क्या करता है, इसको उससे अलग कर दिया गया। 1968 में द चैगोस आर्किपेलागो रिमेन्ड अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल, और आपके 1968 से ये जो है कैगोस आर्किपेलागो, क्या होता है आर्किपेलागो, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को आर्किपेलागो कह देते हैं और कुछ नहीं होता है। ठीक है, वो उसके पास चला जाता है। ठीक है, तो अब किसने पर दे दिया, लीज पर दे दिया, कितने साल के लिए, 99 ईयर के लिए। सिंपल सा याद रखना। यहाँ पर कोरल एटोल्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि वहां पर मिलिट्री बेस कब से बना हुआ, 1968 से। और याद रखना आपका जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, मैंने कई बार आपको बताया है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि यूएन का पार्ट है, 1946 में बना था, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो याद रखना इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेग। ठीक है, हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इसमें टोटल कितने जज होते हैं, 15 जज होते हैं। ठीक है, और इनका टेन्योर 9 साल का होता है। तो इस आईसीजे ने, ये वही है जिसने इंडस वाटर ट्रीटी करवाई थी, मीडिएटर वर्ल्ड बैंक होता है, इसने 2019 में कहा था कि जो डियागो गार्सिया ये, या जो पूरा आपका ये ग्रुप बना हुआ है आइलैंड्स का, ये किससे बिलोंग करता है, चैगोस, तो ये मॉरिशस को दे देना चाहिए। उसके बाद इंडिया भी सपोर्ट करता रहा, अब फाइनली दे दिया गया है। ठीक है, लीज पर। तो अंडर द डील द यूके विल पे मॉरिशस एन एवरेज ऑफ 101 मिलियन या $129 मिलियन पर ईयर, अमाउंटिंग टू ए टोटल ऑफ 3.4 बिलियन। ठीक है, ओवर द कोर्स ऑफ द लीज, लगभग इतने सालों में वो 4.35 बिलियन डॉलर उसको दे देगा। ठीक है, पढ़ लोगे, सिंपल सा ऑनलाइन का क्वेश्चन है। ठीक है, किससे डील कर रहा है उसको दे दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं दोबारा से।